अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। 773-766-1416 मेरी स्क्रीन पर भी मेरा नंबर आवीज़ा है, तो आप देख सकते हैं, स्लाइड चल रही है। इसके अलावा नाजरीन, तकरीबन 18 साल के हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं, और कुछ प्रोग्राम हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी मौजूद है। तौसीफ सिद्दीकी को आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा गूगल कीजिए, या आप सर्च बॉक्स में एंटर कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता .com। सर्च बॉक्स या कॉल आई डी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद है, इसमें साफ़ी, दानिश्वर, पॉलिटिशियंस, फनकार, सना ख्वां, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ जो है उनको भी हमने अपने प्रोग्राम में जहमत दी हुई। तो अगर नाजरीन आप चाहें वो प्रोग्राम सुने, बड़ी खूबसूरत लोगों की बातें हैं, बड़ी मालूमाती गुफ्तगू वहाँ मौजूद है, तो ज़रूर विज़िट कीजिए। हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। उनका एक खूबसूरत सा ऐड देखते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर प्लेजेंट ट्रैवल उनका ऐड देखा, यकीनन आपको पसंद आया होगा। और इसके अलावा आपको एक मालूमात और दे दें, उनके पास बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस भी होते हैं, उम्रे के और वेकेशन पैकेजेस। दिसंबर भी आने वाला है, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं उम्रे के लिए, तो अभी से इनसे कांटेक्ट कीजिए तो आपको अच्छे दामों पे अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं। इसके अलावा एजाज हुसैन साहब से आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको कोई फनकार चाहिए, कोई साउंड सिस्टम चाहिए, तो इनसे रुजू कीजिए। आपकी बड़ी अच्छी रहनुमाई करते हैं और अरसा दराज से शिकागो और पूरे यूएस में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनसे ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिए। नाज़रीन, आपको जैसे कि पता है कि सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। नवंबर 5 जो है लास्ट डेट है वोट देने की, और बड़ी गहमा गहमी है। पूरी दुनिया की नज़रें लगी होती हैं जब अमेरिका में इंतखाबात होते हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर होती हैं कि अब कौन सा आदमी आएगा जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी होगा, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री पावरफुल अमेरिका का सरबरा बनेगा।
ये सदारती इंतखाबात चल रहे हैं, बड़ी गहमा गहमी है पाकिस्तानी कम्युनिटी में। बहुत सारी इतलात हैं कि ट्रम्प साहब जीत जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि कैमला हैरिस साहिबा जीत जाएंगी। इस तरह के बहुत सारे लोगों के अपने अपने तज्जिए हैं। जिस तरह ये बात इसी तरह है कि कोई गेम हो रहा है क्रिकेट का, और उसमें लोग कह रहे हैं कि फ़लाँ टीम पहले जीत जाएगी या फ़लाँ टीम जीत जाएगी। कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। हमने अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में आज एक इंतहाई अहम शख्सियत को ज़हमत दी है, जो सदारती इंतखाबात पर भी गुफ्तगू करेंगे और मईशत पर भी अमरीकी, और थोड़ी बहुत हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की मईशत के बारे में और पूरी दुनिया में अगर इकनॉमी ख़राब होती है या कुछ असरात जो देखने के लिए लोग बैठे हुए हैं और समझ रहे हैं और तज्जिए कर रहे हैं, वाकई ऐसा कुछ होने वाला है। तो हमने जहमत दी है, माजी में भी इनको बहुत बार हमने जहमत दी है, हमेशा इन्होंने लब्बैक कहा है। और हमारी खुशकिस्मती है माहिर मईशत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र बुखारी साहब हमारे दरमियान में हैं। उनको अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सबसे पहले तो मेरी माजरत जी जी। आपके आपके देखने वाले सुनने वाले लोगों के साथ कि थोड़ी सी मेरी भूल हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा कनेक्शन में इशू था। नहीं तो नहीं आई एम वेरी सॉरी। नहीं, डॉक्टर साहब आपको पता है ये लाइव प्रोग्राम होता है, इसमें हल्की सी भी कोई चीज़ मिस्टेक हो जाती है ना, कभी कभार अपडेट्स आ जाती हैं और इसलिए वो मैंने कहा कभी सबसे हाफ पहले एन आवर भी माजरत लेती चाहता हैं। हूँ। जी जी। जी जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये लाइव हमारा प्रोग्राम है, देर सवेर हो जाती है लेकिन हम अपने जो कमिटमेंट होती है तकरीबन उसको पूरा करते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी अहम गुफ्तगू आपसे करेंगे, बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बहुत सारे लोग वोट नहीं डालते, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ रजिस्टर ज़रूर करवा लें अगर वोट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन कम से कम पता चले कि मुसलमानों की यहाँ पे जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करें, आपकी इजाज़त है? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जी। बताइए। डॉक्टर साहब सदारती इंतखाबात आप किस पैराए में देख रहे हैं कि ये सदारती इंतखाबात हो रहे हैं? माजी में हमने देखा ट्रम्प साहब को बड़े एग्रेसिव रहे, लेकिन जो उनकी टर्म उनकी थी जब वो प्रेसिडेंट थे, बड़ा उन्होंने पीस कायम रखा, कोई जंग नहीं हो रही, हर एक को टेबल टॉक करके बात कर रहे हैं वो, सबको दोस्त बना रहे हैं, यहूदी मुसलमान से दोस्तियां कर रहे हैं। मैं उन दिनों मेरा जाना हुआ इत्तेफाक से दुबई में यहूदी घूम रहे हैं मॉल्स के अंदर, तो कहीं जंग नज़र नहीं आई। हर एक कंट्री तकरीबन मिडल ईस्ट में इसराइल को एक्सेप्ट भी कर रही थी। अब जो इंतखाबात आए, फिर बाइडन आए, आपने उनको देखा बड़े एग्रेसिव नज़र आए, वाइट हाउस के भी मामलात हुए, आपने देखा होगा सारी चीज़ें, एहतजाज भी हुए और लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे बाइडन साहब से। और फिर इसके बाद कैमला हैरिस ने उनकी जो तबीयत थी उसकी वजह से टेक ओवर किया, उनको दे दी गई सदारत। अब आप ये जो सारी चीज़ें देखने के बाद किस बराए में देखते हैं कि ये इंतखाबात अब कैसे होंगे? जी। देखिए, अमेरिकन इंतखाबात जो है ना, उसमें यकीनन मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टियों का तकरीबन नेक टू नेक फाइट है इसके अंदर। अब इसको हम देखते हैं दो एंगल से। एक एंगल तो है जो कि पॉलिटिकल एंगल है। पॉलिटिकल एंगल में हमें नज़र आता है एक बड़ा क्लियर डिवाइड है ऑल ओवर द यूएस जी जी। बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड बिटवीन डेमोक्रेट्स। इसमें जो पहले के इलेक्शन में ये हुआ करता था कि कुछ न कुछ पोजीशन जो है वो सेंट्रिस्ट लोगों की भी होती थी, जो सेंटर में होते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो एक बिल्कुल एक ऐसा डिवाइड है, एक तरफ एक कम्प्लीटली आप ये देखें कि वो है लोग जो कि ट्रम्प के फॉलोअर हैं और इर्रिस्पेक्टिव के ट्रम्प की जो भी क्वालिफिकेशंस हैं या जो भी उनके पीछे उनका रिकॉर्ड है, उसके बरक्स वो लोग उनको ही वोट देंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डेमोक्रेट्स ने ऑफ कोर्स हमेशा की तरह उनका अपना जो बेस है, और वो बेस ज़्यादातर ये है कि शहरों में है और यूनियन है और इसके अलावा बेनिफिट है। अ, और ये बेस भी अपनी जगह कायम है। हम्म। अमेरिकन लाइक इलेक्शन जब भी हो जैसे भी हो, एक चीज़ आपने नोट की होगी हमेशा कि हम्म। अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से स्टेबल चलती रहती है। ऊंच नीच आते हैं ऑफ कोर्स, कभी कभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, कभी स्टॉक मार्केट नीचे जाती है, कभी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, कभी इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है। लेकिन ये एक ऐसे साइकिल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पीक्स एंड वैलीज, और उसके बाद फिर ये कि फिर स्मूथ सेलिंग शुरू हो जाती है। इसका कोई ऐसा पीरियड ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि हमारे मुल्कों में होता है कि अगर बदहाली है तो वो चली जा रही है और उसका कोई इलाज नहीं है। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि आपके जो सुनने वाले हैं अगर वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हमारे मुल्कों में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से कि गवर्नमेंट का?
गवर्नमेंट डॉक्टर का। साहब कतल कलामी गवर्नमेंट मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट का अच्छा इंटरफेरेंस है। जी जी, इंटरफेरेंस ऐसी है, देखिए मैं आपको बताऊँ, गवर्नमेंट का जी जी। इंटरफेरेंस ऐसे है हम्म, कि गवर्नमेंट ही हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रही है, घटा रही है, जी जी। गैस अच्छा, की आपका वो जो लेकर आते हैं वो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। मैं इकोनॉमिक, जरा थोड़ा सा ऊपर, जरा खाकी कोट भी है आज, आपको पता ही है। वो देखें, वो तो एक ऐसी रियलिटी है जो तकरीबन हर मुल्क में होती है और हर मुल्क में रहेगी। जी जी इसका हमें कोई मिडिल ग्राउंड निकालना पड़ेगा डाउन द रोड, जी जी कि इसको हम के कैसे पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन इट्स ट्रेजिडी कि हमारे मुल्कों में जो एक चीज़ है कि मैं बड़ा ब्रीफली कमेंट करूंगा कि हमारे यहाँ जी जी। पर्सनैलिटी, जो एनिमोसिटीज होती हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो नेशनल इकोनॉमी पे होता है। खैर, इसको हम बाद में बात करेंगे। अभी तो अमेरिका के हिसाब से देखिए, हम्म, अमेरिका की एक चीज़ को जो मैं समझता हूँ, आपके सुनने वाले अगर समझेंगे ना, जी जी। अमेरिका का जो इकोनॉमी का बैकबोन है वो तो स्मॉल बिजनेस है। तकरीबन कोई 83% जो इनका बिजनेस है वो सारा का सारा स्मॉल बिजनेस है। लेकिन एट द सेम टाइम जो अमेरिका का लार्ज बिजनेस है, इसका अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसमें आपने शायद सुना होगा कि डो जोन्स, S&P 500, ये दो एंटिटीज हैं इनफैक्ट। बड़ा सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ कि डो जोन्स जो है एक्चुअली ये वो हैं जो कि 30 टॉप की अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स या सर्विस कंपनीज होती हैं, जिसमें कि जैसे बैंक ऑफ अमेरिका सर्विसेज कंपनी है, जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी एक सर्विसेज कंपनी है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो अमेरिकन ऑटो इंडस्ट्री, अमेरिकन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, अमेरिकन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो ये बहुत बड़ी, तो ये सब डो जोन्स का हिस्सा होती हैं। उसके बाद जब हम जाते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ, तो उसमें S&P 500 का मतलब ये होता है कि इसमें 500 कंपनियां ऐसी होती हैं। तो ये एक बड़ा स्टेबल एक एनवायरनमेंट है अमेरिकन कंपनीज का, चूंकि एक तो ये रन करता है प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस जीरो है इसके अंदर। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग इसको रन करने वाले होते हैं वो इंतहाई कॉम्पिटेंट ओनर्स भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं, सीईओज भी होते हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि इनके यहाँ अगर 1-1.5 साल प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे ऊपर हो भी जाए तो वो सीईओ को फौरन चेंज कर देते हैं। तो उनके यहाँ कम से कम ये है कि इस साल अगर हम देखें तो इस साल का जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट 15% है, जो कि एक पॉजिटिव एलिमेंट है। इसके बाद फिर जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस अमेरिका में आती है वो आती है इनकी फिजिकल पॉलिसीज के अंदर, जिससे कि हम कहते हैं टैक्सेस हैं और जो इनकी स्पेंडिंग है। हाँ, स्पेंडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर के मैं समझता हूँ कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एलिमेंट होगा। उसकी वजह ये है कि अमेरिका का इतना वेस्ट है फॉरेन वॉर्स के अंदर, वो पैसा जो बचता है वो पैसा फिर इंटरनली ही इन्वेस्ट होता है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और उससे ये है कि उसका इम्पैक्ट फिर जाहिर होता है अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर। ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो डेमोक्रेट्स का ये होता है कि वो उनका जो स्पेंडिंग का साइकिल है वो बहुत स्ट्रांग है। और वो तकरीबन जैसे एक छोटी सी मैं मिसाल दिया करता हूँ कि इन्होंने जैसे पिछले दिनों में अलाउ किया था कि 10,000 इमिग्रेंट्स जो आ रहे थे उनको ये ले रहे थे मेक्सिको के बॉर्डर के ऊपर, तो वो एक बहुत बड़ा एक समझे एक बर्डन है अमेरिकन टैक्स जी। पेयर्स के ऊपर आ जाता है। डॉक्टर साहब, ये भी देखने में आया था कि जहाज भी भर 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 के रेफ्यूजीज के आ रहे थे, बिल्कुल, बॉर्डर ओपन हो बिल्कुल, चुका था, बसेस बिल्कुल, नजर आ रही थी, वीडियोस बन गई, बहुत बिल्कुल। सारे लोग, जिसकी वजह से अमेरिकन जो नेटिव अमेरिकन है, मैं रेड इंडियंस की बात नहीं कर रहा, जो यहाँ पर अरसे दराज से रहते हैं, उनकी थर्ड फोर्थ जनरेशन चल रही है, वो काफी नाराज थे इस बात पर। जी हाँ, उसकी 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 देखिए, उसकी उसकी वजह ये है, उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम्म, ये पाकिस्तान का एक होटल हुआ करता था, रोजवेल्ट होटल, जी जी न्यूयॉर्क में। जी जी। अच्छा, रोजवेल्ट होटल पे अगर आप वैसे जाके देखें तो तकरीबन कोई उसका रोज का रूम रेंट था तकरीबन बिटवीन $400 to $500 पर नाइट। हम्म अच्छा, हमारे यहाँ माशाल्लाह जो हमारे पॉलिटिशियंस और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने हम्म, अमेरिकनों के कहने पे बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने $150 पर डे पर वो जी जी। पूरा रोजवेल्ट होटल दे दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि रोजवेल्ट है होटल अंदर और बाहर से ऐसे डिस्ट्रॉय हो गया। जब आप एक कमरे के अंदर 3 बच्चे या 4 बच्चे और एक फैमिली को जब आप ला के डाल देंगे तो फिर मेंटेनेंस वगैरह तो सब चीज़ खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल ये एक ऐसा है कि जो कि इनकी फिस्कल पॉलिसीज के अंडर आता है कि जहां पर कि वाकई इकोनॉमी थोड़ी सी इफेक्टेड होती है उससे। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें जो इनकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कंट्रोल होती है एक्चुअली इंटरेस्ट रेट के साथ। इंटरेस्ट रेट अगर नीचे है तो मनी सप्लाई ओपन है, इंटरेस्ट रेट अगर हाई चला जाता है
तो फिर ये है कि मनी सप्लाई टाइट हो जाती है, और ये सारी कनेक्टेड होती हैं स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट के साथ। स्पेशली अगर बॉन्ड की प्राइसेस अगर ऊपर चली जाती हैं तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट जो है वो फिर नीचे आ जाता है। तो ये ऐसे फैक्टर हैं अमेरिकन इकोनॉमी के, जो कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी वो अमेरिकन इकोनॉमी को एक समझें कि एक बहुत ही किसी किस्म के रिसेशन में नहीं जाने देते। उसमें इंटरेस्ट रेट अगर अप एंड डाउन होता है तो वो भी इन्फ्लेशन की वजह से होता है। जैसे लास्ट ईयर इन्फ्लेशन 2 साल पहले क्लोज टू 8% थी, इस साल की इन्फ्लेशन 2.5% है। अब 2.5% इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि आपकी बड़ी बहुत ज़बरदस्त हेल्दी इकोनॉमी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अगर इलेक्ट होके आ जाते हैं तो जो इनकी जो स्पेंडिंग कम होगी, जो इनकी फिजिकल पॉलिसीज होंगी, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली सोसाइटीज़ पे पड़ता है कि उससे उससे होता है कि वही पैसा फिर आगे डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में, तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो पैसा जब खर्च होता है तो उससे फिर जॉब भी निकलती हैं और उससे इकोनॉमी का जो है ना वो स्टैंडर्ड उससे बढ़ता है। बाकी जहाँ ताल्लुक है इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो उसमें एक बहुत बड़ा डिवाइड है, और ये देखना भी है कि कितनी क्लोज रेस है कि इसको प्रिडिक्ट करना जो है वो तकरीबन इस वक्त जो है इट्स नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि इसका आउटकम जो है वो इसमें क्या होगा। लेकिन जो जहाँ जहाँ जो जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं वो तो डेफिनेटली बच नहीं करेंगी, और जो जो डेमोक्रेट स्टेट्स हैं उनका इम्पैक्ट दो तीन चीज़ों की वजह से आएगा। पहला इम्पैक्ट तो ये आएगा कि जो इन्होंने ये ओपन बॉर्डर पॉलिसी रखी थी, जो कि जी, जी। दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं है, ये दुनिया किसी मुल्क में नहीं होता कि आप 10-20 हज़ार जी लोग। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा डाउनटाउन की फुटपातें एग्जैक्टली। और पुलिस स्टेशन के सामने टेंट लगा के लोग, और बाकायदा लोग इनको फूड प्रोवाइड कर रहे थे और पैसे मिल रहे थे। होटल्स वगैरह, मोटल्स वगैरह फुल हो चुके थे, और पैसे भी मिल रहे थे, और तीनों वक्त का खाना आराम से मिल रहा था, और बड़ी अय्याशियाँ थी। जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं जी डॉक्टर साहब। नहीं, इसमें इसमें मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था मैक्सिको। जी, जी। तो वहाँ पर मेरा इत्तेफाक हुआ काफ़ी लोगों से मिलने का। अच्छा, मैक्सिको में भी आप ये देखें कि मैक्सिको का अगर आप इकोनॉमी देखें तो मैक्सिको की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से 3 टाइम्स बड़ी इकोनॉमी है। अगर हम जीडीपी को देखें, हमारे ज़हन में हम ये समझते हैं कि मैक्सिको बहुत छोटी सी इकोनॉमी है। तो वहाँ पर मेरा इत्तेफाक हुआ कुछ इंटेलेक्चुअल्स के साथ डिस्कशन करने का, तो उन्होंने हमसे ये कहा, मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ जो लोग हमारे ऊपर बर्डन होते हैं या जो अनस्किल्ड लेबर होती है उसको, और उनके 4-4 5-5 बच्चे भी होते हैं, तो उनको फिर हम ऐसे करते हैं कि उनको हम पुश कर देते हैं टुवर्ड्स यूएस, क्योंकि वहाँ पर बच्चों की फ्री एजुकेशन है, फ्री इंश्योरेंस मिल जाती है। तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी है जिसके ऊपर कि मैं समझता हूँ कि हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन इसको एड्रेस करना तो बहरहाल ये पॉलिसी मेकर्स का ही काम है। तो एक तो जी। ये एक फैक्टर है जहां पर कि डेमोक्रेट्स कुछ वोट लूज करेंगे। दूसरा, एक जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा चंक डेफिनेटली डेमोक्रेट्स लूज करेंगे, खासतौर पे जो मैसेकर हुआ है गाजा में। जी और डॉक्टर साहब, मैं आगे बात करने वाला था, अच्छा हुआ आपने बात कर ली। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, जो वो मैसेकर गाजा में हुआ है, और उसके ऊपर जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की एक बिल्कुल साइलेंट पॉलिसी है, इसके मुकाबले पे मैं समझता हूँ कि जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पर जिस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेके हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, और आप ये देखें कि शिकागो में भी, आप यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अलावा नॉर्थ वेस्टर्न और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, इंक्लूडिंग हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा इसका और मैं समझता हूँ कि दुनिया की मुस्लिम गवर्नमेंट्स में या मुस्लिम कंट्रीज़ में वो प्रोटेस्ट नहीं हुआ जो प्रोटेस्ट के यूरोप की और अमेरिका की क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है। तो इसका भी एक इम्पैक्ट होगा कि डेमोक्रेट्स को जो है ना ये एंगर का वोट भी, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका ये वोट नहीं जाएगा। तो ये 2-3 फैक्टर ऐसे हैं कि जो कि, और ख़ास तौर पे फिर हाई इंटरेस्ट रेट, पिछले 2 साल से जो इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया था। इन्फ्लेशन आप देखिए 6% थी, लेकिन इंटरेस्ट रेट 8% था। नॉर्मली होता ही है कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन इसमें इतना ज़्यादा गैप नहीं होता है। इस साल बहरहाल ये है कि उम्मीद है कि हालात ठीक होंगे ठीक हो इलेक्शन के जाएंगे। बाद। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इलेक्शन की भी हम बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट इलेक्शन में वापस आते हैं। आप जिस तरह ये गज़ा का मामलात हुए, आप क्या समझते हैं कि कैमला हैरिस जो हैं,
क्योंकि ये मामला जो देख रहे हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उनको इंडियन नज़ात के तौर पे देखती है कि इंडियन है। क्या इससे उनकी जो वोट बैंक के ऊपर असर होगा कि मुस्लिम और पाकिस्तानी जो वोट बैंक है, क्या वो इस बारे में ट्रम्प साहब जो है वो सबकत ले जाएंगे? क्या कहेंगे इस बारे में? आपका क्या तजिया होगा? देखिए, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। हम लोग जब वोट करते हैं, हमारे वोट करने के जो है ना दो डायमेंशंस होते हैं। एक डायमेंशन वो होती है जो हमारे यहाँ की यहाँ पर वो क्लास है जो कि थोड़ी बहुत इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करती है, बिजनेस में है, प्रोफेशनल्स हैं। वो लोग जब वोट करते हैं तो वो नॉर्मली ये देखते हैं कि अगला जो 4 साल आ रहे हैं अमेरिका के, इस पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा और इसके ऊपर उनकी जॉब या उनके बिजनेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एक तो ये क्लियर कट, ये एक एक समझे लॉजिकल स्टैंड होता है जो कि एक एक इवन आप ये देखें कि मोर देन 60% अमेरिकन भी यही स्टैंड लेते हैं। दूसरा जो स्टैंड होता है वो होता है एक इमोशनल स्टैंड होता है। इमोशनल स्टैंड में ये ज़रूर आ जाता है कि जब हम देखते हैं कि एक इंडियन नजात अगर कोई है पॉलिटिशियन, तो अभी जैसे बरतानिया में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जो कि इंडियन नजात सोनिक। थे, जी जी हाँ बिल्कुल। सोनी, तो जी। उन्होंने आप ये देखें कि उन्होंने किसी किस्म का कोई स्टैंड नहीं लिया गाजा की वार के ऊपर या किसी भी मुस्लिम इशू के ऊपर। और ये एक बड़ा एक ट्रेजिक एलिमेंट है कि जिसे मैं समझता हूँ कि मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था सऊदी अरब, तो वहाँ पर हमने ये एक पेपर, इसके ऊपर हमने डिसाइड किया है कि हम एक पेपर प्रेजेंट करेंगे इसके ऊपर कि किस तरीके से आप ये देखें कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो हर तरीके से इंडिया के साथ उनके बिजनेस रिलेशंस भी हैं और उनका सब कुछ है। और वो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि इंडियंस जो है सऊदी अरब से लेके पूरा आप मिडल ईस्ट, पूरी गल्फ स्टेट, पूरा नॉर्थ अफ्रीका अगर आप देखेंगे, जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पे तमाम इंडियंस बहुत दे लिव लाइक अ फर्स्ट क्लास सिटीजन्स। लेकिन ऑन द अदर साइड इंडिया के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन का हाल है, तो उनको तो ना वहाँ पे तालीम है उनके पास और ना उनके पास किसी किस्म का कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो इसके ऊपर एक छोटी सी मेरी एक रिसर्च है, मैं आपके लोगों से शेयर करना चाहूँगा। लेकिन दुनिया में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमिन होती है आपकी पर कैपिटा इनकम के साथ। पर कैपिटा जीडीपी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमिन करता है। जैसे फर्ज करें यूएसए की, अगर हम पर कैपिटा जीडीपी देखें 2023 की, तो 68,000 है। तो इसका मतलब है कि एवरेज जो है अमेरिका की इनकम 68,000 है। जी जी। और इसके दो फैक्टर्स होते हैं इसमें। एक फैक्टर होता है जिसमें हम इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। दूसरा फैक्टर होता है जिसमें कि हम एक्चुअल लेते हैं, एक्चुअल को हम कहते हैं नॉमिनल। तो परचेजिंग पावर पैरिटी को अगर हम निकाल के जब नॉमिनल लेते हैं जो कि एक्चुअल होता है, उसमें भी अमेरिका जो है वो 62,000 पर है। इसके बरक्स अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया का जो नॉमिनल है जो कि एक्चुअल है वो तकरीबन कोई अब आके इस साल चांसेस है कि वो 2900 टू 3000 होगा पर कैपिटा। इसके बरक्स जो पूरी ओआईसी मुस्लिम वर्ल्ड है, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड अगर हम कर लेते हैं, तो उसका जो पर कैपिटा है वो तकरीबन $8,000 बनता है, जो वाह। कि इंडिया से तकरीबन 3.5 गुना ज्यादा है। उसके बावजूद थ्री भी टाइम। नैले नैले हुए में डॉक्टर साहब को हाँ, तो ओ मेरा आई सी ये का मतलब पॉइंट अब था। बन गया है कि ओ आई सी जो कहते थे हाँ, ना, उनको कुछ ओआईसी। दे देते ओ आई सी, बस वही कहानी वहीं तक तो महदूद है, उससे आगे नहीं है। तो, बताइए। तो उसमें मैंने जो मेरे साथ कुछ सऊदी प्रोफेसर्स हैं जी जिनके साथ कि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर आके, तो मैंने उनको जी फिर ये एडवाइस की। मैंने कहा देखो बात सुनो, मैंने कहा हम लोगों ने एज ए ओआईसी हमने वर्ल्ड को ये बताया नहीं है कि नंबर एक हमारी जो है 2 बिलियन की पॉपुलेशन है इस वक्त। 2 बिलियन की पॉपुलेशन के मुकाबले पे अनदर मोर देन 2 बिलियन है चाइना और इंडिया। चाइना की पॉपुलेशन है तकरीबन कोई 1.4 बिलियन और इंडिया की पॉपुलेशन है तकरीबन कोई 1.3 बिलियन। चाइना का नो डाउट के पर कैपिटा जीडीपी जो है वो तकरीबन $18,000 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इंडिया का फिर भी 3,000 को अब शायद टच कर जाए इस साल। तो मैंने कहा उसके बरक्स आप ये देखें कि ओआईसी का 2 बिलियन की पॉपुलेशन का पर कैपिटा जीडीपी जो है वो तकरीबन 8,000 है। तो इसका मतलब है कि आफ्टर आफ्टर यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप और अमेरिका तो वैसे भी दुनिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 11% है।
इसके बाद जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो कि दुनिया की पॉपुलेशन का तकरीबन कोई क्लोज टू 25 to 30% बनता है, तो इनका पर कैपिटा जीडीपी जो है वो चाइना के बाद थर्ड हाईएस्ट है। और तो इसको अगर आप प्रेजेंट करते हैं कि यूरोपियन और अमेरिकन कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को या ऑटोमोबाइल्स को ये लोग बाय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मॉडल होगा जिसको हम लेके चल सकते हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ जो कि मैंने जो पेपर खुद लिखा और मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ एक दो प्रोफेसर के साथ मिलके, उसमें हमने सऊदी अरब को प्रपोज कर रहे हैं कि उसको जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट नहीं है। और उसका सबसे बड़ा जो उसका हमने आर्गूमेंट डेवलप किया है वो इकोनॉमी पे बेस पे किया है कि टोटल जीडीपी भी ओआईसी का तमाम मुस्लिम कंट्रीज का जो है वो तकरीबन कोई 26 ट्रिलियन है, जबकि हाँ 26 ट्रिलियन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे पूछने जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाई और वायरल हुई, हर आदमी ने अपने तौर पर उसको समझा, हर जितनी जिसकी अल्लाह ताला ने सोच दी है। कहा यह जा रहा है कि इंतखाबात के बाद, अमरीकी इंतखाबात के बाद अमेरिका में एक बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है, जो 2008 के रिसेशन से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। लोग इस वजह से बहुत डर रहे हैं। कुछ लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं कि अपनी जो इक्विटी बन गई है घरों में वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की क्रेडिट ख़राब हो गई है, वो परेशान हो चुके हैं कि क्या करें। और ये भी प्रिडिक्शन की जा रही है कि घरों की वैल्यू ख़ास तौर पर, क्योंकि हमारे जो देसी कम्युनिटी की उनका बहुत बड़ा सरमाया जो होता है, जो मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, एक मिडिल क्लास लोगों की जो बात कर रहा हूँ, उनका बहुत बड़ा असासा जो होता है, तो वो बहुत ज़्यादा घर ले लेते हैं। इससे ज़्यादा उनके पास कुछ इस्तात नहीं होती। अब वो घर में ये सोचते हैं कि अब वो घर की वैल्यू गिर जाएगी तो वो इक्विटी भी ख़त्म हो जाएगी, अगर तो इकोनॉमिक गिर गई या रिसेशन आ गया तो ठीक है। और उसके बाद एपीआर जो आज का इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो भी फिर कम हो जाता है। तो कुछ लोग इस चक्कर में भी रहते हैं कि घरों की वैल्यू जब गिरेगी, इकोनॉमी ख़राब होगी, तो उस वक्त हमें अच्छा रेट मिलेगा, तो वो उस वक्त ख़रीदने की भी कोशिश करते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने इस कलील वक्त में 2 सवाल आपसे कर लिए, तो इसके मुतालिक ज़रा बताएं, इसमें कुछ सदाकत भी है या सिर्फ ये बबल बनाया जा रहा है कि क्योंकि अमरीकी आपको पता है कि इकोनॉमी ख़राब होगी तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। जी देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हमें 3 बेसिक चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो इनकी इकोनॉमी का या किसी भी इकोनॉमी का कॉर्नरस्टोन होती है। जी जी। पहली बेस होती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वो चीज़ होती है जो कि इंसान को वो फूड प्रोवाइड करती है जो कि उसको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होता है। और उस एग्रीकल्चर के साथ अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी देन है ह्यूमैनिटी को, वो है पानी। तो अमेरिकन जो सिस्टम है इसको अगर हम देखें तो इनके यहाँ सबसे पहले जो इन्होंने काम किया था वो किया था वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर कंटेनमेंट। वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंटेनमेंट क्या चीज़ है तौसीफ भाई, आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर बर्फ़ भी पड़ती है ना, जी जी। और चाहे बेशुमार पानी अवेलेबल हो सिटीज़ के पास, आपने देखा होगा कि हर सिटी ने अपने अपने पॉन्ड बनाए हुए होते हैं जहाँ पर के सड़क के किनारे आपने देखा होगा कि वो जालियाँ लगी होती हैं, जी जी। बर्फ़ का पानी पिघल के वो उस पॉन्ड में चला जाता है। जी जी। इसको हम, या बारिश का पानी वहाँ आ जाता है, या जहाँ जहाँ कहीं थोड़ी बहुत अगर फ्लडिंग भी होती है हैवी रेन की वजह से, तो फ्लड वाटर भी वहाँ चला जाता है। इसको हम कहते हैं वाटर कंटेनमेंट। वाटर मैनेजमेंट क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि यहाँ पे हर छोटे टाउन में इन्होंने यहाँ पे वो लगाए हुए हैं, पानी के टैंक बने हुए हैं, तो वो पानी को 85% प्योरीफाई कर देते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। 15% बैक्टीरिया उसमें इसलिए रहता है कि ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो हमारा काम करता रहे। उसके बाद इनका जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो कि इनकी इकोनॉमी का बैकबोन है वो एग्रीकल्चर के की कमर्शलाइजेशन है। अब वो कैसे होती है कि जो पानी हम वेस्ट करते हैं ना बाथरूम का, वो पानी हर सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पानी को भी प्रोसेस करके, और उस पानी के एक स्पेशल चैनल्स बने हुए हैं, वो पानी फिर एग्रीकल्चर में चला जाता है। तो एग्रीकल्चर इनका जो है ना सबसे बड़ा जो है ये इनका फैक्टर है जो कि सिक्योर है इनका। उसके बाद जो कि इनकी एक चीज सिक्योर है बहुत ज्यादा, डॉक्टर वो साहब कतई कलामी जो तुलबा मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये बड़ी की बात बताइए डॉक्टर साहब ने, जो लोग सुनना समझना चाहते हैं किसी भी मुल्क की खुशहाली के लिए बड़ी की बात, तो ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ये लिख लें, आपको नोट्स बनाने में कहीं एग्जाम में जगह कहीं ऐसी बातें आती है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी ज़बान में। ये बड़ी की बात बताइए डॉक्टर साहब ने। जी डॉक्टर साहब प्लीज़, सॉरी मैंने कतई देखें, कलामी आपसे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया। देखें, पानी जो है, पानी के ऊपर मैं थोड़ा सा 30 सेकंड और लूंगा
जी, जी। पानी की अगर आप इम्पोर्टेंस देखें तो आप आज किसी भी सुपरमार्केट में जाइए दुनिया की किसी भी जगह पे, हुँ, हुँ। आपको सिवाय फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के हुँ, हुँ। बाकी आपको हर प्रोडक्ट जो है उसके अंदर आपको कोर एलिमेंट 100% प्योरीफाइड वाटर मिलेगा। हुँ, जिसमें हुँ। सुबह को हम उठते हैं हमें शैम्पू कंडीशनर चाहिए होता है, पानी इन्वॉल्व है। हुँ, अ, हुँ। उसमें शैम्पू पानी से बना हुआ है। उसके बाद हमें बेवरेजेस जूसेस पानी से बने हुए हैं। उसके बाद हमारे सारे फार्मास्यूटिकल इंक्लूडिंग टैबलेट्स हुँ, हुँ। सब में पानी इन्वॉल्व है। उसके हुँ, बाद हुँ। हाउस होल्ड केमिकल्स लगा लें जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, हुँ, हुँ। बर्तन धोने के, ये सब इसमें पानी इन्वॉल्व है। उसके बाद आप इसके अलावा डेयरी ले लें हुँ, और कोई भी प्रोडक्ट ले लें जो कि ह्यूमन कंजम्पशन की है, चाहे वो दवाई है, चाहे पर्सनल केयर है, चाहे खाने पीने की चीज़ है, वाटर कोर एलिमेंट है। तो जिन मुल्कों में या जिन जिन लोगों ने पानी के ऊपर खास तवज्जो दी है, हुँ। वो उनकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा बैकबोन बना है। उसके बाद जो सेकंड बैकबोन होता है तौफीक भाई, वो ये होता है कि आप एग्रीकल्चर को प्रोसेस करते हैं। अगर आप जैसे आज अगर आप यहाँ जूल में या मारियानो या किसी भी सुपरमार्केट में जाएंगे, हुँ, हुँ। आप नोट करेंगे कि 4 या 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ, जिसमें हुँ, कि ग्रेन्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है और मीट्स एंड पोल्ट्री है। हुँ। ये इन सब की प्रोसेस टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि तकरीबन लाखों करोड़ों इन्होंने दूसरी पैकेज प्रोडक्ट बना दिए हैं। तो उससे क्या हुँ, हुआ कि एग्रीकल्चर को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। जैसे अब देखें ना, दूध निकलता है, हुँ, अब हुँ। हमारे यहाँ दूध वेस्ट हो जाता है, इनके यहाँ दूध को वो उसका पाउडर सिक्योर करके उसी दूध से बटर, मार्जरीन, चीज जी, और हर किस्म के वो फिर आगे उसका पाउडर बेकरीज में यूज होता है, हर जगह यूज होता है। तो यूज़ उससे होता क्या है। होता है कि उससे पैकेजिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ये सब इतनी डेवलप हो जाती हैं। तो हुँ, ये जो इनका बेस है ना एग्रीकल्चर का, ये है। हुँ, दूसरा जो चीज होती है किसी भी सोसाइटी में, वो होती है मैन्युफैक्चरिंग। हुँ, हुँ, मैन्युफैक्चरिंग के बगैर आपकी सोसाइटी सर्वाइव कर नहीं सकती है। आपके घर में हर चीज, मेरा लैपटॉप जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, आपकी हर चीज़ वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजर के ही तैयार होती है। जो हम हुँ, कपड़े पहनते हैं वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। तो वो इनके यहाँ अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, उसमें हुँ, वो जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं वो कवर्ड है 100%। और हुँ, वो तकरीबन चाइना में भी कवर्ड उन्होंने किया है और बहुत सारे मुल्कों में है। तीसरे लेवल हुँ, पर जो आपके यहाँ आती है वो फिर आती है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस हुँ, इंडस्ट्रीज के बगैर भी कुछ नहीं चल सकता, जिसमें कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हुँ, हैं, ये तमाम ये सर्विसेज होती हैं। तो ये तीन फैक्टर ऐसे हैं कि इन तीनों फैक्टर में अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो बहुत सिक्योर इकोनॉमी है। जी। और चाइना का, मैं चूंकि मैंने चीन में पढ़ाया तकरीबन कोई 6-7 समर, हुँ, तो हुँ, मैंने चीन में नोट किया कि चीन ने इनका मॉडल फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी पूरी इकोनॉमी को उन्होंने पूरा सिक्योर किया है इसी तरीके से, बिल्कुल इन्हीं हुँ, ग्राउंड्स पे किया है जिन ग्राउंड्स पर के अमेरिका और यूरोप अमेरिका ने में। किया था। हाँ, इसमें यह है कि अमेरिका यूरोप की पहले डेवलपमेंट की, उसके बाद ये फिर मूव होती है चाइना, चाइना के बाद फिर इसकी मुख्तलिफ मुल्कों में इसकी कॉपीज हुई हैं इसके ऊपर। हुँ, तो हुँ, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन अगर आ रही है, अगर वो इसके ऊपर फोकस कर लें कि हमने किस तरह इंटेग्रेशन कहते हैं इसको, या हुँ, इंटरडिपेंडेंस कह लें एक दूसरे के ऊपर, कि जब तक आप इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे कि एक हुँ, गेहूं से आपने हर किस्म का सीरियल बनाना है, बिस्किट बनाने हैं, ब्रेड बनानी है, डबल रोटी बनानी है, और उसको हुँ, मल्टीपल जगह पे दुनिया में यूज होता है। और फिर ये देखें कि दुनिया के हर इंसान की ये ज़रूरत है, उसके बगैर इंसान रह नहीं सकता है। फूड हुँ। फूड जो है, और उस फूड का सोर्स सिर्फ एग्रीकल्चर से ही है। एग्रीकल्चर से। तो डॉक्टर साहब आपके इस बारे में क्या कहेंगे कि जैसे ये जो लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, रिसेशन आ जाएगा, कुछ ऐसी सदाकत है आने वाले वक्तों में देखिए रिसेशन, इंतखाबात के बाद? यस यस, देखें ये वो रिसेशन नहीं आएगा जो कि 1933 में आया था, क्योंकि हुँ, 1933 की इंडस्ट्रियलाइजेशन डिफरेंट थी, आज की इंडस्ट्रियलाइजेशन डिफरेंट है, नंबर हुँ, वन। हुँ, 1933 की टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी, आज की डिफरेंट है। अब अगर अमेरिका में कोई भी क्राइसिस आता है तो हुँ, वो एक सेक्टर में आता है। अब सेक्टर से आपने, मुराद कोई जॉब सेक्टर या लोगों बिल्कुल एक की? सेक्टर, जैसे जी। कि फर्ज करें, एक दौर था, आपको याद होगा कि अमेरिका के अंदर ये कंप्यूटर साइंस की जॉब्स का बहुत ज्यादा था। अभी आजकल भी आया हुआ है, इवन ये आजकल बहुत भी, सारे लोग भी मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि कोई हाँ, बताइए कहीं जॉब्स वगैरह या कोई जॉब, कोर्सेज तो वगैरह। अच्छा, लोग तो बेरोजगार हो रहे हैं, ये एक एक अपना एक ये, जॉब के लिए 1400 लोग, 1500 लोग एक घंटे में अप्लाई कर रहे हैं आजकल। जी। हाँ हाँ, ये अच्छा, ये एक सेक्टर होते हैं। एक हम्म। दौर था कि अमेरिका के अंदर आपको याद होगा कि हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स बनते थे,
जी जी। उस वीसीआर बनते थे, टेलीविजन बनते थे, फिर वो सेक्टर इनके यहाँ खत्म होके चाइना चला गया। हम्म लेकिन इसका इम्पैक्ट कॉमन आदमी पे इसलिए नहीं आया है कि कॉमन आदमी का जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड की और इन चीज़ों की, उसकी हम्म प्राइसेस इन्फ्लेशन के हिसाब से थोड़ी सी बढ़ी हैं, इस तरीके से नहीं बढ़ी जिस तरीके से कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में बढ़ती हैं, जहाँ पर कि ये चीज़ कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए इसके अंदर अगर अच्छा फिर दूसरा सेक्टर होता है रियल एस्टेट का। अब रियल एस्टेट के सेक्टर में जैसे ये कोविड के दिनों में कमर्शियल रियल एस्टेट पे एक क्राइसिस आया था जी कि जी। वहां पर लोगों ने घरों से काम करना शुरू कर दिया था, तो ऑफिस वो खाली हो गए थे। खाली हो गए थे। लेकिन वो एक अमेरिकन इकोनॉमी का वो एक इतना छोटा सा पार्ट होता है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि जो इनके यहाँ खासतौर पे जो दो कंसेप्ट हैं अपना इंडस्ट्रीज के अंदर, डो जॉन्स का है और S&P 500 का है। S&P 500 में 500 कंपनीज हैं अमेरिका की जिनकी के मॉनिटर की जाती है ग्रोथ, और जो डो जॉन्स हैं उसकी उसमें टोटल 30 कंपनीज हैं, टॉप की 30, अच्छा जैसे डॉक्टर साहब, बोइंग मैं है। पे कलामी करूंगा तो फिर डॉक्टर साहब यहाँ पर प्राइजेस जो हैं चीज़ों की वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं, और ये जो मॉल्स वगैरह जो हैं या आपने देखा होगा कि ब्रांड्स वगैरह के जो स्टोर्स वगैरह हैं वो बड़ी तेज़ी से बंद हो रहे हैं जी। देखिए उसका उसकी 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 दो तीन वजूहत हैं। पहली बात तो ये है कि एक नया कल्चर डेवलप हुआ है हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिसमें कि आपके और हमारे बच्चे हैं। हम्म आपके हमारे बच्चों की अगर आप बाइंग हैबिट देखें तो 90% ऑफ देयर बाइंग इज नाउ इज ऑनलाइन। हम्म। बल्कि मैं अक्सर अपनी बेटी के घर पे जाता हूँ वाशिंगटन, तो मैं हैरान हो जाता हूँ, वो तो ग्रोसरी भी घर पे डिलीवर करवाते हैं। जी जी, अब तो ऐसे ही हो रहा है। थोड़ी- अब तो खाना भी खवातीन नहीं बना रही, कह रही है हम अच्छा, जॉब कर लेते, घर पे सस्ता पड़ रहा घर आने घर बाहर पे से जी। अच्छा, जी। तो उसकी वजह से ये हुआ है कि उसकी वजह से एक तो एक इसमें ये फैक्टर हुआ है। दूसरा ये फैक्टर हुआ है कि जो फॉरेन से चीज़ें पहले आया करती थी अमेरिका में, जी जी। अब उन कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट्स यही बना लिए हैं, हम्म और उन्होंने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट्स बनाने के बाद उनका अब ये है कि आप ये देखें कि वो लोग अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी यही है और वो सब ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है ये पड़ा है। लेकिन डाउन द रोड ये है कि ये एक साइकिल होता है, कभी कभार ये साइकिल कुछ अर्सा ले जाता है। जैसे जैसे लोगों के अंदर ये डेवलप होगी कि ऑनलाइन आप चीज़ मंगवा तो लेते हैं लेकिन उसको रिटर्न करना मुश्किल होता है, अल्टीमेटली दे विल गो बैक टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ रिटेलिंग, कि जहाँ पर के जहाँ ताल्लुक है बड़े स्टोर्स का, तो बड़े स्टोर्स के लिए वाकई बहुत डिफिकल्ट हुआ है खासतौर पे ऑनलाइन के बाद, कि अगर उनका ऑनलाइन का पोर्टफोलियो वीक है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था मैनेज करना एक बहुत ह्यूज स्टोर को, उसके एक्सपेंसेस को, एम्प्लॉयज़ को, उनकी सैलरीज को, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट को, ये सब चीज़ें। जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमने नाजरीन अभी डॉक्टर साहब से सदाती इंतखाबात के बारे में कहा, डॉक्टर साहब ने बताया। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने बाद में हमारा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम लाइव होता है, कुछ लोगों ने बाद में सुना, क्योंकि ये मुकाबला बड़ा कांटे का मुकाबला होने के लिए जा रहा है। इसमें भी पेशगी प्रिडिक्शन करना कि कौन होगा, क्योंकि मामला हमने एल गोर साहब के मामला भी देखे थे, आपको पता होगा फ्लोरिडा से अचानक वो बॉक्सेस बरामद हो गए, फिर कुछ और मसले भी होगा, हर इत्तेहाद में कुछ ना कुछ एक ऐसा अनोखा वाक़या हो जाता है, यू नेवर नो। अच्छा, कुछ चीज़ें लोग ये भी बात कर रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हो, आई डोंट नो कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई आई है, टेक्नोलॉजी आई जो आ चुकी है बड़ी ख़तरनाक है। हमारे दोस्त वाजिद हसन साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि इससे बच्चे जो हैं कुछ भी कर सकते हैं, तो केयरफुल रहिए। एक वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें एक साहब जो है वो ट्रम्प साहब के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, वो कैमला हैरिस के ऊपर टैब हो रहा है, तो ये चीज़ें भी सामने। आई डोंट नो कि क्या है, लोगों ने कहा कि आप प्ले करें, मैं ऐसी चीज़ें प्ले नहीं कर सकता, लेकिन मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ कि क्योंकि उसकी कोई सदाकत नहीं है, रियलिटी नहीं पता चली, उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्या वो गेम था या कुछ, मैं ऐसी चीज़ें प्ले नहीं कर सकता, उसके लिए माजरत। अच्छा, दूसरी डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि आने वाले वक्तों के रिसेशन आएगा, हाँ हो सकता है सेक्टर्स के ऊपर, किसी भी शोबे के ऊपर अटैक हो सकता है और जॉब्स प्रॉब्लम आ सकती हैं। और डॉक्टर साहब इंटरेस्ट रेट का भी बता दीजिएगा कि अभी नीचे जाने का इरादा है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो चुका है, चाहे आप गाड़ी लें या घर लें, या उस पर भी कोई, उसका ही बता दीजिए लोगों को नहीं, जी। इसका डेफिनेटली फर्क पड़ेगा फर्क पड़ेगा, नीचे नीचे इंटरेस्ट आएगा रेट डॉक्टर का। साहब जी। हाँ, इंटरेस्ट रेट जो है वो डेफिनेटली नीचे आएगा। उसकी वजह ये है कि रियल आपकी एस्टेट जो में लोग ज्यादातर पूछना चाहते हैं, रियल वो अभी बाइंग टाइम है या सेलिंग टाइम है, डॉक्टर साहब ये भी नहीं, कुछ लोग देखिए सवाल कर रहे हैं मेरे से ना बार हाँ बार जी देखें, जी। बाइंग और सेलिंग में होता ये है कि वो जो है ना अपना
इसमें डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर बाय कर रहे हैं। अगर आप नेबरहुड्स को अगर आप देखें, कुछ नेबरहुड्स ऐसी हैं जहाँ पर के आपकी प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज नहीं करती हैं, और कुछ नेबरहुड्स ऐसी हैं जहाँ पर के प्राइसेस अपना ड्रास्टिकली इम्प्रूव करती हैं। तो इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लोकेशन बहुत काउंट करती है, कि अगर आप रियल एस्टेट के अंदर हैं और आपकी अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर लोकेशन पे नहीं है तो आपको लॉस भी हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि इनके यहाँ फिर रियल एस्टेट के अंदर मल्टी लेवल है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कॉन्डोमिनियम्स में जा रहे हैं तो आपका जो ग्रोथ रेट है वो इतना नहीं होगा। टाउन हाउस में जा रहे हैं उसका ग्रोथ रेट कॉन्डोमिनियम से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन सिंगल फैमिली होम से कम है। कम है। अगर आप लैंड ले रहे हैं, सिंगल फैमिली होम ले रहे हैं, वहाँ पर एवरेज ग्रोथ रेट तकरीबन आप लगाइए कि 9% होता है, एक अच्छा एवरेज रेट ना, लेकिन कहीं कहीं 5 है, कहीं और कहीं 0 भी है एवरेज जीरो रेट। भी। अगर हम साउथ साइड ऑफ शिकागो देखें तो वहाँ तो तकरीबन नेगेटिव में भी चला जाता क्योंकि है। डॉक्टर साहब आप रियल एस्टेट से भी मुंसलिक हैं, आप हमारे एक दोस्त ने मैसेज किया कि रियल एस्टेट का मॉर्गेज वगैरह भी करते हैं, तो मैंने कहा सवाल भी कर लेते हैं। एक और साहब ने सवाल ये किया मेरा स्टूडेंट कि लाइफ का पैशन था। ये अच्छा। मेरा हाँ, जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त मैं काम करता था एक फाइनेंशियल कंपनी में, तो इसलिए मुझे तकरीबन थोड़ा हमारे बहुत पास हाँ। हमारे पास तीन पोर्टफोलियो थे, बैंकिंग का जी था और सिक्योरिटीज का था। जी डॉक्टर साहब, सवाल पूछा गया है आपसे कि घरों से लोग इक्विटी निकालने का ये राइट टाइम है या वेट करें? देखिए, अभी अगर आप इक्विटी निकालेंगे तो आपका हाई इंटरेस्ट रेट होगा, 8% और 7% अगर तक आप डॉक्टर निकालेंगे। साहब इकोनॉमी गिरी और और जो वैल्यू जो इक्विटी अभी बनी है $1,00,000 या $50,000, वो वैल्यू गिर गई तो मिलेगी नहीं फिर वो। और देखें, और फिर ये कि आपकी जो ग्रोथ होगी वो तो 2.5 होगी ना, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन रेट आजकल का अगर आप देखें रेट 2.5% है। अगर आप 100,000 निकालते हैं 8% के ऊपर और जी जी आपका ग्रो करेगा वो 2.5 के ऊपर, क्योंकि उस जी। 100,000 को लेकिन आप डॉक्टर कहाँ साहब इन्वेस्ट ये करें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब भी जाता हूँ बैंकर मुझे रोक लेते हैं, कहते हैं 1 साल 10 साल तक नो इंटरेस्ट, आप होम इक्विटी ले लें या ये ले लें, वो लोन कुछ इस तरह की भी ऑफर करते हैं, उसमें भी कोई सदाकत है या सब वो कुछ ना कुछ नहीं, देखिए, इक्विटी, हाँ, इक्विटी लोन, जो जो इक्विटी होता है ना, होम इक्विटी लोन, जी जी। वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट है ऑल टुगेदर। वो आपकी कनेक्टेड होती है आपकी इंटरेस्ट रेट के साथ। हम्म अगर आप होम इक्विटी आज लेते हैं 7% के ऊपर और हम्म कल को अगर इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो जाता है 4% पे, तो हम्म। आपका रेट भी ऑटोमेटिकली 4 पे चला जाएगा। और डॉक्टर साहब इसमें जो ये कहते हैं 10 साल तक नो पेमेंट अगर आप होल्ड करेंगे, जो यूज़ करेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो एग्जैक्टली वो कोई ईयरली या मेंटेनेंस फी वगैरह होती है नहीं, इसमें कुछ नहीं या होता, नहीं कुछ। कुछ नहीं होता? कुछ तो ये कुछ तो फिर बैंक्स तो लेते हैं $150 अगर का। लोग निकाल के इक्विटी साइड में रख लें और उसको टच ना करें और ये सोच एग्जैक्टली। के कि अगर वो जब गिरेगा एपीआर जब इस्तेमाल कर लें उस वक्त, तो मेरे ख्याल में यस, बड़ी अच्छी यस, बात है। देखिए, ये मेरे जितने भी लिस्टर है, बड़ी काम की बात हमने बता दी है, इसको रिपीट मैं दोबारा से ले करता हूँ कि आप लोग फिर बाद में मुझे ना बेवक्त कॉल भी करते हैं कि यार वो हमें प्रोग्राम भेज दें, और तौसीफ सिद्दीकी बड़ा सिंपल सा नाम है, इसको फॉलो कर लिया करें, तो आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, हाँ, इसमें दो प्रोग्राम। चीजें मैं बता जी देता हूँ इसमें। जी जी आप जी जी। नेवर गो फॉर कैश आउट मॉर्गेज। कैश आउट मॉर्गेज में आपका एक फिक्स रेट होता है, और वो चाहे आप पैसा, आप जो आपका बैंक में पड़ा है उसको आप खर्च करें या ना करें, आपको आपको उस पर इंटरेस्ट और आपको वो देना है। एक होता है होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट। होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट इज द सेफेस्ट थिंग टू डू। उसमें होता है कि जब तक आप पैसे खर्च करेंगे तभी आपको इंटरेस्ट लेगा, वरना वो पैसा ऐसे ही आपका पड़ा ऐसे ही रहता है रहेगा। वहाँ पे। बिल्कुल। जी जी। सही, ये बड़ी अच्छी और, बात है डॉक्टर और साहब, वो आपने तो लोगों की हेल्प आउट करी, क्योंकि लोग ये आपको पता है छोटा छोटा लिखा होता पढ़ते नहीं है, मैं भी नहीं हाँ, पढ़ता, सीधी बात है। बहुत कम ही लोग होंगे पाकिस्तान देसी जो पढ़ते होंगे, क्योंकि गाड़ी खरीदते हैं मैनुअल बुक ऐसी रखी जाती है, कुछ लोग तो जाके अपने बेसमेंट के उसके स्टोर में भी रख देते हैं, वो पूरी मैनुअल पढ़ती भी नहीं है। तो देखें, आप लोगों को ये प्रोग्राम करने का मकसद, डॉक्टर साहब को जहमत देने का मकसद, डॉक्टर साहब अपनी मसरूफियात में से हमारे प्रोग्राम में आते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरी बड़ी अहम बात आपसे करने के लिए जा रहा हूँ, हमारे ही प्रोग्राम ने आपने एक नज़रिया पेश किया था बड़ा खूबसूरत सूबों का। मैं अब आपको पाकिस्तान थोड़ी देर के लिए लेके जा रहा हूँ। आपने आपकी पूरी इस पर रिसर्च है कि मज़ीद सूबे बनने चाहिए, क्यों वक्त की ज़रूरत है। अब हमारे आर्मी चीफ साहब, जो मैं मुस्कुराया था जब मैंने खाकी कोट की तरफ जाया, करते वही लोग ही हैं, उन्होंने इंतज़ामी यूनिट्स की बात की है। क्या आप समझते हैं कि आगे चल के वाकई ये बन रहे हैं? क्या किसी ने आपसे कांटेक्ट किया कि आपकी एक्सपर्टीज़ हमें चाहिए और आपकी जो रिसर्च है उससे हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये इसमें इसमें देखें ऐसे है, पाकिस्तान इनफैक्ट अगर ख़राब हुआ या अगर ख़राब हो रहा है तो इसमें पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ है। आर्मी का कंट्रोल नो डाउट है, इसमें कोई शक नहीं है।
और लेकिन एक चीज़ जो कि हम नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, देखें, वो ये है कि एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक घर में 5 भाई हैं, ठीक है जी, ना? जी। हुँ, हुँ। 5 भाइयों में फ़र्ज़ करें एक भाई प्रोफ़ेसर है, एक भाई डॉक्टर है, एक भाई बिज़नेसमैन है, हुँ, हुँ। एक भाई ज़मीन का काम करता है या कोई और करता है। हुँ, हुँ। अल्टीमेटली क्या होता है कि हर भाई की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है ऐसा, बिल्कुल ठीक है ना? ये तकसीम का हिस्सा अच्छा, अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। जी। अच्छा। इसी तरीके से आप ये देखें कि कौमों का भी यही होता है। अगर आप पूरा यूरोप देखें, यूरोप में जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में जर्मनी ने की है, हुँ, हुँ। एरोनॉटिक्स से लेके ऑटोमोबाइल से लेके हर जगह, हुँ, वो हुँ। डेवलपमेंट इटली या स्पेन की नहीं है हुँ, हुँ। या ब्रिटेन की नहीं है। हुँ, हुँ। इंटेलेक्चुअली ऑफ कोर्स ब्रिटेन की जो एक कंट्रीब्यूशन है उनकी यूनिवर्सिटीज़ की या उनकी रिसर्च की, हुँ, हुँ। वो फ्रांस की नहीं है या वो स्कैंडिनेविया की नहीं है। तो ये एक ऐसा निज़ाम है अल्लाह ताला का। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ आर्मी चूँकि एक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि 2 तरीके से ट्रेनिंग उनकी होती है। एक तो उनकी स्किल डेवलपमेंट होती है एडमिनिस्ट्रेटिव और हुँ, हुँ। मैनेजरियल स्किल। हुँ, हुँ। दूसरी उनकी जो स्किल डेवलप होती है वो होती है रिज़िलियंस की, हुँ, हुँ। कि वो उनको मशक्क़त की उनको आदत होती है। जो हमारा पॉलिटिशियन है एक्चुअली अगर हम देखें, हुँ, तो हुँ। पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि पाकिस्तान को देखा जाए तो मेरे अपने उसमें 2 फैमिलीज़ ने डिस्ट्रॉय किया है पाकिस्तान को। हुँ, हुँ। इसमें एक फैमिली जो कि शुरू होती है भुट्टो से हुँ, हुँ। और आके ख़त्म हो जाती है ज़रदारी पर। दूसरी हुँ, हुँ। फैमिली आपकी शरीफ फैमिली है। हुँ, हुँ। और इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है उस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का। हुँ, हुँ। अब मैं एक बड़ा ब्रीफली बताता हूँ आपको पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहाँ पर है। हुँ, हुँ। देखिए, पाकिस्तान इस वक़्त दुनिया का वाहिद मुल्क रह गया है, जहाँ हुँ, हुँ। पर के मुल्क एक है, हुँ, हुँ। हुकूमतें 7 हैं। हुँ, हुँ। मसलन चीफ मिनिस्टर इस वक़्त अगर आप देखें तो सिर्फ़ इंडिया और पाकिस्तान में रह गए हैं। हुँ, हुँ। और इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने चीफ मिनिस्टर्स की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो कट डाउन करके सारी पावर दे दी है लोकल मेयर्स को। हुँ, हुँ। पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है जहाँ पर के जितनी मिनिस्ट्रीज़ आपकी सेंटर में हैं, उससे ज़्यादा मिनिस्ट्री आपकी सिंध में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है। बल्कि हुँ, हुँ। बलूचिस्तान में तो अगर टोटल 50 मेंबर हैं, 55 मेंबर हैं, तो 55 के 55 ही मिनिस्टर्स हैं। हुँ, हुँ। तो और सरहद में हैं और उसके बाद हमने 2 और ऐड कर लिए केपीके और गिलगित-बल्तिस्तान। ये हुँ, हुँ। आपके खजाने के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। तो जब तक आप इसको वापस नहीं लाएँगे उस डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जो कि इस वक़्त 85% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो अगर अंडर डेमोक्रेटिक रूल है तो वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये है कि प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद सूबों का सिर्फ गवर्नर होता है, कोई हुँ, हुँ। मिनिस्टर नहीं होते और उसके बाद सिटी का मेयर होता है। काउंटी का प्रेसिडेंट होता है और वो काउंटी जो है वो हमारे वो एक तरीके से फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन काउंटी करती है हुँ, हुँ। तालीम के और सेहत के शोबे में। ठीक। मेयर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी जिसमें गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हुँ, हुँ। ये सब चीज़ें मेयर की ज़िम्मेदारी होती हैं। हमारे हुँ, हुँ। यहाँ सारा जो एक है चक्कर वो ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी दौलत है, हुँ, वो सिर्फ़ इन 4 या 5 लोगों के हाथ में है। हुँ। एक प्राइम मिनिस्टर और हुँ, पाकिस्तान में जैसे पहले 4 चीफ मिनिस्टर हैं। ये हुँ। बाकी तो ये दे देते हैं थोड़े से पैसे गिलगित-बल्तिस्तान और कश्मीर को। हुँ, अच्छा, हुँ। ये बहुत बड़ा एक्सपेंस था। उसके बाद 2010 में हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी ज़्यादती की पीपल्स पार्टी ने और उसके साथ इस जुर्म में 100% 18वीं तरमीम लाने में मुस्लिम हुँ, हुँ। लीग नून भी शिकार थी इसका, कि हुँ, हुँ। इन्होंने 60% पाकिस्तान का रेवेन्यू इन्होंने सूबों को दे दिया, हुँ, हुँ। 60%। हुँ, अब हुँ। आप ये देखिए कि अमेरिका जैसा अमीर तरीन मुल्क, वो सूबों को देता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट्स होती हैं, वो अपना टैक्स खुद जनरेट करती हैं। टोल टैक्स हुँ, लेके ऑटोमोबाइल के ऊपर हर साल का हम $150 देते हैं उससे। हुँ। पाकिस्तान में जब इन्होंने सूबों को दिया तो उससे क्या हुआ कि तकरीबन कोई आप ये देखें कि 86-87% वो चला गया सिर्फ 2 सूबों के पास, हुँ, हुँ। सिंध और पंजाब के पास। हुँ, हुँ। इन्होंने उस पैसे का कोई इन्होंने इलाज नहीं किया, बल्कि वो सारा का सारा पैसा इन्होंने दुबई और या दूसरे के मुल्कों में वो ट्रांसफ़र हो गया। हुँ, अच्छा, हुँ। उससे क्या हुआ कि आपकी जो सेंटर था वो गरीब हो गया। हुँ, हुँ। इंडिया जैसा कंट्री आप ये देखें कि वो पैसे देता नहीं है। अमेरिका की तरह वो भी सेट असाइड करता है। वो कहता है भाई हमने बजट में 10% रखा हुआ है। अगर किसी सूबे में कोई
तूफान आता है, कोई जलजला आता है, कुछ होता है, तो हम उनको या तो ग्रांट दे देंगे या फिर हम उनको लोन दे देंगे। जैसे अमेरिका में वो लोन देते हैं 1% के ऊपर, जी जी। और फिर वो वापस आ जाता है। हमारे यहाँ क्या हुआ कि 60% वो निकल गया। दूसरा तो पहला एक्सपेंस तो आपके यहाँ बिग गवर्नमेंट का है, दूसरा एक्सपेंस आपके यहाँ आ गया ये अपना जो सूबों को आपने पैसा उठा के दे दिया। तीसरा आपके यहाँ जो एक्सपेंस है वो $18 बिलियन का यूएनडीपी की रिपोर्ट ने दिया था, जो कि हम अपना ब्यूरोक्रेट्स को, जजों को, अफसरों को, मिनिस्टरों को हम जो मुफ्त की कारें दे रहे हैं, मुफ्त के घर दे रहे हैं, ये चीज़ दे रहे हैं। चौथा आपके पास जो एक्सपेंस है जो दुनिया में इस वक्त कहीं एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय इंडिया पाकिस्तान के, वो है ब्यूरोक्रेसी, यानी कि एसी डीसी एसपी कहीं नहीं है। जी जी, तो ये हमने पहले आपका, पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था, ये हाँ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल नहीं। देखें दुनिया में हर जगह मेयर है, चाहे वो मेयर है। देखें चीन में, अमेरिका में, अफ्रीका में एक चीज कॉमन है कि मेयर सिटी को रन करता है बस, और उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करता, ना प्रेसिडेंट अच्छा इंटरफेयर करता अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, पीआईए अभी बिक रही है, मैं थोड़ा सा सियासी चीज़ उसमें मदाखलत कर रहा हूँ। जैसे इमरान खान साहब है, उनको घड़ी बेचने के पैदाइश में उनको सज़ा हो गई, उनको ऊपर एलिगेशन लगा दिए कि कोई चीज़ गिफ्ट में मिली होगी वो आप बेच नहीं सकते। अच्छा, तो ये पीआईए जो एयरलाइन कंपनी जो आपको गिफ्ट में मिली थी, ये आप क्यों बेच रहे हैं? ये एक सवाल पैदा हो गया है यहाँ पर। नहीं और देखिए इसमें, इन्होंने बेच रहे भी रहे हैं, और वो उसकी जो बोली औनी पौनी लगी है जिस तरह, और मुख्तलिफ मेरे पास फिगर्स आए, तो मैं वो फिगर नहीं बताना चाह रहा क्योंकि एग्जैक्ट अभी क्लियर नहीं हुई, क्योंकि न्यूज़ अभी शाया नहीं हुई है, सिर्फ ये उड़ी उड़ी खबरें मुख्तलिफ फिगर्स दी हुई हैं। तो डॉक्टर साहब इस पर भी ज़रा बता दीजिए कि ये जो पीआईए एक हमारे मजबूत मईशत रखता था और उसमें बड़े रेवेन्यू मिलता था, उसका जो बदहाली का शिकार हो गई बिल्कुल जी। इसी तरह आई एम सॉरी, मैं एक और बात ऐड कर लूँ कि स्टील मिल के ऊपर भी इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं। लक्ष्मी मित्तल थर्ड पार्टी के थ्रू बाय करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जो से एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आज आप लोगों को। बताइए। आप ये चीज़ सुन के डॉक्टर साहब हैरान होंगे, और मैं तो हक्का बक्का रह गया था, और मैं आज आपको बता रहा हूँ, कराची के हाईवे पर और पाकिस्तान की जगह जो बड़ी एक्सपेंसिव जगह है, वहां पर यहूदी लॉबी, सुन ले गौर से, यहूदी लॉबी थर्ड पार्टी के थ्रू, जो लोग हमारे ईमान फरोश, ज़मीर फरोश लोग हैं, उनको जायद रकम देकर थर्ड पार्टी बनाकर उनसे वो ज़मीनें तेज़ी से खरीद रहे हैं। ये मैं बड़े वसूख से ब्रेक कर रहा हूँ न्यूज़, और ये मेरे पास आदमी भी मौजूद है जिसको ऑफ़र की गई, लेकिन उसका एक और कुलिक पाकिस्तानी थे, उन्होंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट की, और उनके लिए एग्जैक्ट जिस जगह वो सुपर हाईवे कराची के पास जगह ख़रीदना चाहते थे, वो उन्होंने जगह ख़रीद ली है। जी डॉक्टर साहब। देखें इसमें जो जैसे मैंने पहले बताया ना, 4 एक्सपेंसेस, 5वां एक्सपेंस मेरा यही था कि आपके यहाँ जो इदारे हैं आपके, जो कि तकरीबन दुनिया के हर मुल्क के अंदर होते हैं सिवाय अमेरिका के, पूरा यूरोप में ये इदारे गवर्नमेंट ही रन करती है। जी जी। जैसे कि एयरलाइन है, रेलवेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, ऑयल इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ क्या हुआ है, जो ट्रेजेडी हुई है वो ये हुई है कि हमारे यहाँ पीआईए का कसूर नहीं है, बल्कि इन पॉलिटिशियंस का कसूर है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में, अगर वहाँ जगह थी 3,000 लोगों की, तो उन्होंने 10,000 अपने बंदे लाके भर्ती कर दिए, जो सब के सब इनकॉम्पिटेंट और अनएजुकेटेड थे। उसके बाद नून लीग आती है, उन्होंने उस 10 को उन्होंने 18 कर दिया। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा कि जब आपकी तनख्वाहों के बिल और आपके हेल्थ इंश्योरेंस के बिल और आपके तमाम, फिर सबको फ्री का ट्रैवल भी अवेलेबल होता है विद फैमिली। तो ये जो, और ये आपके यहाँ हर महकमे में हुआ है। बल्कि मुझे याद है एक वो बेवकूफ़ तरीन आदमी था पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, जिसने कहा था कि हाँ मैंने अगर भर्ती की है तो मैंने जुर्म किया और मैं जुर्म हर बार करूंगा। अब ये डायलॉग फिल्म में तो अच्छा लगता है वो तो बोलना। हार भी ले लिया था, वो तो हाँ, जलजले के वही मैं ऊपर आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ तर्किश, ना जी जी, ये तो हम कि नहीं है। और वो उन्होंने एक और बात भी की थी डॉक्टर साहब, बड़ी गैर मुनासिब, कि अगर जिसको रहना है यहाँ रहे, वरना मुल्क छोड़ के चले जाए यहाँ से। चला जाए। देखें वही मैं जी आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये इन्होंने इस तरीके से ये इन्होंने यूज़ किया पाकिस्तान के इदारों को, जिसमें कि पॉलिटिशियन का कोई भी राइट नहीं था, ना उनकी ओनरशिप थी, ना उनकी इन्वेस्टमेंट थी, ना उनका राइट था। सिर्फ इसलिए कि लोगों ने उनको वोट दे के अगर इलेक्ट करवा लिया है, और वो भी चोरी चकारी से इलेक्ट होकर अगर आ गए हैं ऊपर, तो उसके बाद बजाय इसके कि वो हर सिटी में
इंडस्ट्रियलाइजेशन करते, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी बढ़ाते, जॉब खुद ब खुद क्रिएट होती, पॉलिसीज ऐसी होती, पैसे की कमी नहीं है पाकिस्तान में। देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ, जी आप आज पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आइए और आप ये प्रोविंसेस को खत्म करके डिवीजन के लेवल के ऊपर जो कमिश्नर का बजट है वो आप गवर्नर को देते हैं बस। बाकी मेयर को आप पूरी पावर देते हैं। आप यकीन करें कि चीन में मेयर्स ने पूरा इनकलाब ले आए हैं वो विद इन 20 ईयर्स। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये इनकलाब, मैं एक अभी अब सऊदी अरब में एक कॉन्फ्रेंस में था तो वहाँ ये डिस्कशन पाकिस्तान के ऊपर भी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर के 2 साल में आप टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया 2 साल में कैसे करेंगे टर्न अराउंड। तो मैंने उनसे कहा कि देखो जो बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज है ना, वो चाहे आप अफ्रीका में रहें चाहे पाकिस्तान में रहें, चाहे इंसान की सेम है। आपको खाना भी खाना है, आपको पर्सनल केयर भी यूज करना है, आपको डेयरी भी यूज करनी है, आपको फ्रूट कपड़े भी जूस इस्तेमाल करने वगैरह वगैरह। दवाइयाँ वगैरह। तो जी मैंने कहा इसके आप 25 इंडस्ट्रियल स्मॉल यूनिट्स रन बाय लोकल पीपल, नॉट रन बाय सैगल्स और रन बाय हबीब्स और ये लोग नहीं, रन बाय जो वहाँ का लोकल एमबीए है, लोकल वो है, उसको आप वो फैक्ट्री रन करने दें, वो वहीं बनाए और वहीं बेचे। उससे क्या होगा, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगी। इसमें जो एक सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर करता हूं और आपके देखने वालों को पता चल जाएगा। देखें, जब भी आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं ना, आप ये देखते हैं टेक्नोलॉजी क्या है। ये जो फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी है जिसको हम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि एक केमिकल से शैम्पू बना देती है या एक प्रोडक्ट से मेडिसिन बना देती है, कफ सिरप, ये सब चीज़ें, इसकी टेक्नोलॉजी मेच्योर है। ये 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। 50 साल पहले भी ये चीज़ें बनती थी, पैकेज होती थी। 70 साल। दूसरी चीज़ ये कि जो इसके अंदर आपको नॉलेज चाहिए होता है, एजुकेशन चाहिए होती है, वो 50 साल से ज़्यादा मेच्योर है, वो 100 साल से एग्जिस्ट करती है। ज़मीन आपके पास है, पानी आपके पास है, क्योंकि पानी की मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास। हमारा पानी वेस्ट होता है हर साल, जो सैलाब आते हैं उसकी हमने मैनेजमेंट नहीं है पानी की। तो हमारे पास जब ये 2 चीज़ें मौजूद हैं, आप आज प्लान कीजिए और विद इन, आप यकीन करें कि इसी पर ही हम लोग एक कंसल्टिंग कर रहे हैं सऊदी अरब में। एक ये जो नी इम्प्लांट्स हैं, इसका जी जी इसका एक प्लांट हम पूरा, एक इसके 8-10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं जो कि हम यूएस और इससे यूरोप से कंबाइन करके, तो इसको हम वहाँ पे फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हैं। और लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि विद इन 3 to 4 मंथ जो है एवरीथिंग विल बी डन, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत मेच्योर टेक्नोलॉजी है जी इसकी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी हाँ, तेजी से या, वही और बात है कि अभी आप सेल फोन लें या 3 महीने के बाद आप कहते हैं, अभी ये आईफोन की मिसाल ले लें, हर साल बिल्कुल, बच्चे कहते हैं नए हाँ, चाहिए, तो आईफोन मकसद प्रो ये है कि 16 हमारा, ये हाँ, वो। जी मकसद ये कि हम लोग करते क्या है कि हम लोग जो है ना कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं हमारा पॉलिटिशियन के जी, हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी भी इकोनॉमी का, आप जैसे पाकिस्तान की अगर आप वैसे देखें नॉमिनल इकोनॉमी तो $300 बिलियन की है, और जो पीपीपी है वो 1 ट्रिलियन की है। अब अगर आप 5 बिलियन की अगर आप लाते हैं इन्वेस्टमेंट, तो 5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो आपका 1% 10 बिलियन बनता है, तो 1% से कम है। तो वो 1% के ऊपर हम फोकस ज्यादा करते हैं, और जो 99 और 98% की इकोनॉमिक फैक्टर है उसके ऊपर हमारा जोर नहीं है। हमारा जोर ज्यादातर क्या है कि बाहर से मंगवा लो, गंदुम तक हम बाहर से मंगवा के, और उसको हम जिस तरीके से करते हैं। तो ये तो, और दूसरी बात ये कि हमारा जो पॉलिटिशियन है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन नहीं है। और इसमें मैं हमेशा कराची की मिसाल लोगों को दिया करता हूँ। देखें, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, 1947 में कराची सिंध का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल, कराची जो था ये बॉम्बे के अंदर बॉम्बे था, का था, बिल्कुल ठीक सही है कह ना। रहे हैं आप। जी जी। अच्छा, ये और जब अरसे दराज तक बॉम्बे टैक्स बोर्ड पढ़ाया गया है कराची पढ़ा में। गया, जी अच्छा, जी और कराची जो था, और सिंध का जो कैपिटल था वो हैदराबाद था। हाँ, अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो एक जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, वो ये किया कि जब अयूब खान ने ट्रांसफ़र किया कैपिटल को कराची से इस्लामाबाद, तो उस वक्त उन्होंने कराची को बहुत साइलेंटली सिंध में मर्ज कर दिया, जबकि कराची का राइट बनता था उस वक्त कि कराची कुड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट प्रोविंस। तो अच्छा, अब उसके ऊपर जो कराची का पॉलिटिशियन था जमात इस्लामी, उन्होंने तो शोर ही नहीं मचाया बिल्कुल। दूसरी बात ये थी कि उस वक्त ना कोई सोशल मीडिया था, एक पीटीवी था और 3-4 अखबार थे, तो ये बहुत खामोशी से ये चीज़ हो गई। लेकिन पीपल्स पार्टी ने
जो कराची की डिस्ट्रक्शन में रोल प्ले किया है वो अमेजिंग है, वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। आज कराची का ये हाल है जहाँ पर कि मैं समझता हूँ कि कराची के लोगों को इस पे वो करना चाहिए था, एक अलग अलग सूबा डिमांड करना चाहिए था कि आज वहाँ हम पानी भी जो पीते हैं कराची में, वो आप एक सब स्टैंडर्ड वाटर है। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि उसमें टॉयलेट वाटर की आमेजिश होती है उस हमें पानी में। मिल रहे हम सही बिल्कुल अभी थोड़े दिनों पहले न्यू कराची और फेडरल एरिया गुलिस्तान जौहर में हैबिटेट, इंसानी फजला शामिल था उस वो बिल्कुल लोग पानी पी रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और ये, और इसके ऊपर मैं समझता हूँ जो कराची के पॉलिटिशियंस थे, जिसमें कि एमक्यूएम भी आती है, ये सब लोग आते हैं, इन्होंने इसको एड्रेस ही नहीं किया प्रॉपरली। और ना वरना ये इशू ऐसा था कि ये इशू तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में भी अगर आप ले जाते तो आपके हक में फैसला आता कि भाई आप डिमांड करते हैं। और पाकिस्तान इसलिए तो बना ही नहीं था कि आप सिर्फ, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है। कभी मैं ये भेजूंगा आपको, इसके ऊपर ना ईमेल जी करूंगा, जी तो आप बेशक इसको अपनी जी स्क्रीन पे शो कर दीजिएगा। ये मेरी जी जी रिसर्च है बिल्कुल कि ये किस तरीके से ये डिस्ट्रॉय हुआ है पाकिस्तान, और इसकी डिस्ट्रक्शन के अंदर इन दो पार्टियों का बहुत बड़ा हाथ है जी जी। और और इनकी नालायकी है। नादरी मैं एक आपको लिंक अपने प्रोग्राम के अंदर ही शेयर कर रहा हूँ। ये लिंक आपके लिए कारामद होगा अगर आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं। आप किस कैंडिडेट को देना चाह रहे हैं, कौन गज़ा के ऊपर हिमायत कर रहे हैं, कौन पीस चाहते हैं, वो आपको बताएंगे। मैं कुछ ही देर के अंदर ये प्रोग्राम के अंदर ये कल मुझे मौसूल हुआ था तो मैंने काफ़ी जगह वायरल किया, लोगों को पसंद आया और लोगों ने कहा कि ये एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है और ये मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर फॉरवर्ड कर दिया है और आप इसमें देख सकते हैं। और अगर आप वोट देना, मैं ये कहूँगा कि वोट दे नहीं जाते लोग, आलकसी करते हैं, लेकिन यार कम से कम अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करवा लीजिए प्लीज़, ताकि हमारी नुमाइंदगी ज़रूर हो कि इतने परसेंट मुसलमान यहाँ रहते हैं, इतने परसेंट हमारे वोट यहाँ पर लोग हैं। देखिए ट्रंप साहब ने जो पिछला इंतखाबात जीते वो फार्मर्स के पास पहुँच गए, जो लोग कभी वोट ही नहीं देते थे वो जीत गए। हिलरी क्लिंटन जो थी वो एकदम हक्का बक्का रह गई। मैं किस तरह, तो आपकी शमूलियत एक इनकलाब ला सकती है। आपको बच्चों को मैं कहूँगा, अपने आप लोगों को कहूँगा, जब अमेरिका आ गए ना तो यहाँ के हर धारे में शामिल होइए। ख़ास तौर पर ऐवानों तक आपकी आवाज़ क्यों नहीं जा पा रही। देखिए और दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी फ़ौरन आवाज़, उनके फ़ौरन जो मुतालबात होते हैं माने जाते हैं। अभी मैं डीएनसी का यहाँ पर डॉक्टर साहब आपको बता रहा हूँ कि डेमोक्रेट का कन्वेंशन हुआ। बहुत सारे लोगों को मैं अगर अमाउंट आपको बता दूं ना आप परेशान हो जाएंगे कि सिटीजनशिप राइट अवे दी गई, एक पाकिस्तानी नहीं था उसमें हाई एजेंसी के अंदर। हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। हमारे यही प्रॉब्लम है कि हमारी आवाज़ें नहीं बहती। तो प्लीज़ ये इलेक्शन है, अपने बच्चों को ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर इंजीनियर बनाएं, साथ में आपको पॉलिटिक्स की तरफ भी आना पड़ेगा ताकि आप लोगों की नुमाइंदगी हो सके। आप के बच्चे जो हैं सोशल वर्क जो काम होते हैं, जो सिटी के ऑफिसेज होते हैं वहाँ नज़र नहीं आते। आप बच्चों को हाफिजुल कुरान जिस तरह बनाया बहुत सारे लोगों ने, मैं इसकी कोई मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन वो बच्चे कितने दीन की तरफ रहे ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यहाँ मसाजिद में लड़ाई झगड़े होगा कि मेरा बेटा जिसकी दाढ़ी मुझे नहीं निकली वो खड़े होकर इमामत करेगा, तो लोगों ने उस पर मुखालफत की। तो इन मुखालफत से बचने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए ऐवानों के अंदर आपकी आवाज़ जानी चाहिए। उसके लिए आपको अमरीकी धारे में शामिल होने की ज़रूरत है। सिर्फ पासपोर्ट लेके खुश नहीं हुए हैं कि मैंने भाई सिटीजनशिप ले ली आप ये, अब तो मुझे, मैं तो बादशाह हो गया, अब दुनिया में सब जगह घूमता रहता हूँ। नहीं, आपको अपना हक अदा करना पड़ेगा, अपने बच्चों को ग्रूम करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मुझे पता है यहाँ पे बच्चे एक हद तक तो आपकी सुनते हैं, उसके बाद वो अपनी मनमानी करते हैं, नॉर्मल है, यहाँ का सिस्टम ऐसा ही है। लेकिन अमरीकी धारे में मेरी रिक्वेस्ट है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत कीमती शुक्रिया। वक्त आपका लिया, आपने नहीं, बहुत थैंक यू। कीमती बातें आपने बताई। हमने सदारती निज़ाम के ऊपर भी बात की, हमने इकनॉमी जो कह रहे हैं कि क्लैप होने वाली है, रिसेशन आने वाला है, उस पर भी बात की। पाकिस्तान में सूबों के मसाइल, जो चीज़ें इकनॉमी और जो मौजूदा हालात दुनिया के अंदर चल रही है, उस पर भी गुफ्तगू की। ये तलबा के लिए बड़ी अहमियत कहाँ मिली ये प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देते हैं, हमारी खुशकिस्मती हमें फ्री में लेक्चर मिलते हैं और हमें खुशी फ्री में मालूमात फराम करते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपका दिल के गहराइयों से इसके लिए नहीं शुक्रगुजार। आपके, बल्कि मैं तो बल्कि बच्चों से भी कहता हूँ कि उन्हें कभी भी किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपसे कांटेक्ट कर लें। जी तो जी उनको उनको तालीम के हिसाब से या क्या दुनिया में कहाँ जाना है। मेरा तो अब ज़्यादातर फोकस जो है पाकिस्तान में और यहाँ पर ये है कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा है। मैं कहता हूँ क्योंकि चीन की तरक्की को देखने के बाद मैं समझ गया था
कि डॉक्टर उन्होंने साहब अपनी। चलते चलते एक सवाल भी कर लेते हैं, अगर हाँ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शिकागो वगैरह में कुछ लोग करना चाहें तो क्या करें छोटे सरमाए से, लाइक दे, आपको देखें। पता है, पर अगर हाँ 20% डाउन कर दें तो बाकी बैंक भी आपका कवर कर बैंक देते हैं, आपको क्या दे करें, देता कोई है। आइडिया दे, बता दीजिए जी, हाँ चलते देखें। चलते। देखें, जब तक आप बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज में रहेंगे ना, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। आप जैसे हम्म फार्मास्यूटिकल में चले जाइए, फार्मास्यूटिकल की इतनी डिमांड है। अगर हम्म आप यहाँ पे लोकल फार्मेसीज को नहीं भी सप्लाई करते, पूरी आपके पास साउथ अमेरिका और अफ्रीका पूरी एक्सपोर्ट की मार्केट खुली हुई है। और जब आप खुद मैन्युफैक्चर होते हैं, तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, डोंट लुक फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर, आप अपने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कीजिए। हम्म। और वो आप ये और देखें कि उसका डॉक्टर चाइनीज साहब की। तरीका कार भी क्या होगा, बस कॉर्पोरेशन खोलें और बस ये हाँ, सारी जो इसमें चीजें नहीं, होती इसमें है इसमें लाइसेंस हाँ, लें जी। उसमें आप ऐसे कीजिएगा, उसमें आप कभी इसमें चाहें तो एक लेक्चर रख लीजिएगा। वरना ठीक है, ये मैं कि अगर ये आप। ज्यादा अच्छा हो जाएगा हाँ, डॉक्टर साहब, हाँ, जी जी वरना वरना ये एक और भी मैं आपको टिप दे देता हूँ अभी। जी अगर जी आप यूट्यूब पे डालेंगे जफर बुखारी जी जी। और स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, तो स्मॉल हम्म। बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर मेरे तकरीबन कोई 4-5 लेक्चर हैं वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब ने और आप हाँ, आसानी कर तो दी तो आपके लिए, उस तो उसको प्लीज आप देख आप। सकते हैं। जी जी। लेकिन जो स्पेसिफिक आजकल जो मेरा फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही है। मैन्युफैक्चरिंग के और ऊपर ही। बिल्कुल, और मेरा यही फोकस है कि देखें, शिकागो के अंदर जो भी आप दूध या दवाइयाँ या जूस, ये जो भी यूज़ करते हैं, वो यहीं प्रोड्यूस होता है। वो यही न्यूयॉर्क होता से नहीं आता, वो मिल्वॉकी से नहीं आता। है, यही होता है, सही यही बात है। मेरा कंसेप्ट है। और यही मैंने चाइना में देखा कि चीन की 1 बिलियन की पॉपुलेशन को उनका मेयर जो है वो खुद फैसिलिटेट करता है। जी जी हमारे यहाँ इन्होंने एक अजीब, जिसे कहते हैं ना, सिस्टम बना हुआ है। वरना पाकिस्तान के 38 डिवीजन है, आप हर डिवीजन को एक सूबा बना दें जी और जी। उसका उसका जो है कमिश्नर की बजाय इलेक्टेड गवर्नर को बस की पावर दे दें, बाकी तो लोग खुद पहले कर लेंगे। डॉक्टर साहब, मैं जब छोटा होता था, जब मैं देखता था अपने छोटे इलाकों में, जैसे मुझे पता है आप कराची में भी रहे, तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं गलियों के अंदर ही छोटी मोटी फैक्ट्रियां भी लगी होती थी। हाँ लोगों के पास हुनर होता था, कोई जूते बना रहे हैं, कोई प्लास्टिक की बॉटल्स जिसमें वो किरमिच के जूते होते थे सफ़ेद सफ़ेद, उस पर हम लोग पॉलिश करके जाते थे सुबह सुबह, तो क्योंकि वो एक ही दिन में काले हो जाते थे वो। कुछ कोई पतंगों की लगाई हुई है फैक्ट्री, छोटी सी, किसी छोटी छोटी सनतें लगी थी, और लोग अपना हंसी खुशी गुजर बसर करते थे, शाम को घर चले जाते थे। कुछ लोग कढ़ाई का कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने घर के अंदर फ्रेम बनाए हुए हैं, कढ़ाई हो रही है, और लोग सिलाई खवातीन उनसे जो घर से नहीं निकलती थी, वो घर में बैठ के अच्छी खासी एक रकम हासिल कर लेती थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सलामत रहे, फिर बहुत बहुत इंशाल्लाह बात शुक्रिया होती है। आपका, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र बुखारी साहब थे, माहिर मईशत। आपने इनकी बातें सुनी। सदाती निकाम जी के मुतालिक जो ख़बरें हैं, जो इंतखाबात हो रहे हैं, बड़े कांटे का मुकाबला है, और इसमें कुछ भी कहना कबलस वक्त है कि कौन बनेगा अमेरिका का सेनापति। तो आप फॉलो करते रहिए तौसीफ़ सिद्दीकी को, और इसके साथ ही मैं कुछ लोगों को कल भी और आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इंतखाबात बहुत करीब हैं, कि लोगों को जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं उनको अपने प्रोग्राम में बुलाएं और उनसे मालूमात दें आपको, और मालूमात लें भी। डॉक्टर ज़फ़र बुखारी साहब को बुलाने का मकसद यही था कि मईशत और जो रिसेशन की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है मईशत की, उस पर हमने गुफ्तगू की, और आखिर में हमने चलते चलते आपको ये भी बताया कि आप किस तरह स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, बिज़नेस में आ सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी आपको टिप भी दी है। आपको एक खूबसूरत सी शायरी भी सुना देते हैं परवेज़ अनवर वदावन साहब की आवाज़ में, और बड़ी खूबसूरत उन्होंने शायरी की है, बड़ी खूबसूरत उनका कलाम होता है। सुनिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नई पोइम दे रहे हैं, ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। तो कहते हैं, ज़िंदगी का बोझ उठाए फिरते हैं, ज़िंदगी का बोझ उठाए फिरते हैं, गैर को भी अपना बनाए फिरते हैं। हम खुश हैं तो कोई खुश नहीं होता, गमों में भी मुस्कुराए फिरते हैं। कोई बात कर ले हमसे भी, यही उम्मीद लगाए फिरते हैं। रंग बदल लेते हैं मौसम अपना, ख़ज़ां को भी बहार बनाए फिरते हैं। बेहिसाब खुशियाँ अधूरी रह गईं, तुझसे मिलने की ख्वाहिश छुपाए फिरते हैं। तो भाई आज की पोइम हो गई। तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, बहरहाल इसकी बड़ी ख्वाहिशात हैं इंसान के ज़िंदगी के अंदर। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ करे, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आमीन। सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे। ये थे जनाब परवेज़ अनवर मुदावन साहब,
वदावन साहब की खूबसूरत शायरी को ज़रूर कमेंट्स दिया करें, और बड़ी मेहनत से ये लिखते हैं अपना कलाम। तो इसके साथ ही नाज़रीन, मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अभी कुछ ही देर में, 1-2 घंटे में मैं दोबारा आपके दरमियान में लाइव हूँगा, और हम क्रिकेट के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। शुएब जट साहब हमारे दरमियान में होंगे और हारिस उस्मानी साहब हमारे दरमियान में होंगे। तो सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो, FTV शिकागो USA। अल्लाह हाफ़िज़।